हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अपने सभी लिसनर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, सुनने में आपको मज़ा आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए एंड लाइक कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही मैं प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। तो चलिए हमारी सबसे खूबसूरत कहानी ऑब्सेशन की शुरुआत करते हैं। अब आगे मिनोएल बाहर आया तो उसने देखा दामिनी बाहर देख रही है। ये देख वो उसकी तरफ बढ़ गया और कहा, लिटिल बर्ड, ये मेरा काम है। ये कह जैसे उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, दामिनी ने उसके हाथ झटक दिया और कहा, जाइए कीजिए अपना काम, यहाँ क्यों आए हैं। मिनोएल का गुस्सा उसके पेशेंस को तोड़ रहा था, लेकिन बार बार वो दामिनी को आंखें बंद करता, उसे वो मोती याद आ जाता। उसने बहुत ही प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम चाहती हो कि मैं उन्हें ना देखूं तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन इस तरह से गुस्सा करना बंद करो। इससे पहले वो कुछ कहता, दामिनी ने उसके बाजुओं को पकड़ा और उसे घुमाकर कांच की वॉल से लगा दिया। दामिनी चीख उठी। आ दामिनी की चीख से मिनोएल उसे देखने लगा। दामिनी के बैग पर जलती हुई कॉफ़ी गिर गई थी। दामिनी को एहसास हुआ था कि मॉडल तेज़ी से मिनोएल की तरफ बढ़ रही है और उसके हाथों से में कॉफ़ी है और अच्छे से उसकी हाई हील का बैलेंस बिगड़ गया और उसके हाथों से कॉफ़ी मिनोएल की तरफ उछली, जिसे देख दामिनी मिनोएल को शोल्डर को पकड़ा और उसे वाल की तरफ कर दिया और खुद कॉफ़ी के सामने आ गई। मिनोएल अजीब नज़रों से दामिनी को देख रहा था। कॉफ़ी की वजह से दामिनी की शर्ट उसके बॉडी से चिपक गई और उसकी ब्रा की स्ट्रिप दिख रही थी। मिनोएल जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी जैकेट निकाल दामिनी को पहनाते हुए जैसे उसका हाथ दामिनी के बैग को टच हुआ, दामिनी की आह निकल गई। आह मिनोएल उसे एक अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। कोई किसी के लिए ऐसा भी कर सकता है क्या। मिनोएल ने दामिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले गया और सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों किया तुमने। दामिनी अपनी पलकें झुकाए हुए गुस्से में कहा, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती, क्योंकि मुझे लोगों को हर्ट करना नहीं आता। मैं लोगों की तकलीफ में नहीं देख सकती, समझे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जाइए उन लड़कियों को देखिए, वो आपका काम है। कौन होती हूँ मैं आपको रोकने वाली, आपके काम के बीच आने वाली। दामिनी कंटिन्यू बोलते ही जा रही थी और मिनोएल उसके हिलते हुए ऑटो को देख रहा था। मिनोएल ने एक झटके में दामिनी के सिर को पीछे से पकड़ा और उसे अपने करीब कर उसे किस करने लगा। दामिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन मिनोएल लगातार दामिनी को किस किए जा रहा था। दामिनी अपने हाथों को मिनोएल के चेस्ट पर रखा और उसे दूर ढकेलने लगी, लेकिन मिनोएल ने उसके हाथों को अपने हाथों में से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ को प्रेस कर उसे फ्रेंच किस करने लगा। मिनोएल ने अपने होश खो दिए, उसके अंदर की डिज़ायर उस पर हावी हो चुकी थी। वो दामिनी के होठों को चबा रहा था। वो किस करते करते सोफे पर लेट गए, लेकिन तभी अचानक दामिनी की आह निकल गई। उसके दर्द से मिनोएल एक झटके में दामिनी से दूर हो गया। सोफे से खड़े होते ही जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोल दिया। दामिनी की जलन हो रही थी। दामिनी ने जल्दी से मिनोएल की जैकेट निकाल दी, इधर उधर घूमने लगी। मिनोएल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शक्तियाँ दामिनी को और दर्द देती, क्योंकि ड्रैगन डेविल एक आग है। मिनोएल ने दामिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे ऑफिस से बाहर लेकर चला गया। तभी एम्प्लॉय आंखें फाड़ बस उन दोनों को देख रहे थे। फार्म हाउस। मिनोएल दामिनी को लिए हुए सीधे अपने रूम के बाथरूम में गया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। शावर ऑन होते ही दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक सुकून सा मिल रहा था। उसके साथ खड़ा मिनोएल भी पूरा भीग चुका था। मिनोएल के बालों से पानी टपक रहा था। भीगने की वजह से दामिनी की ब्रा झलक रही थी। मिनोएल जैसे ही जाने को हुआ, दामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त मिनोएल की बैग दामिनी की तरफ थी। दामिनी ने अपनी सिर मिनोएल का शोल्डर पर रख दिया और कहा, कौन हूँ मैं। पता है आपको, मैं थक चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता मेरा आपसे क्या रिश्ता है। ना आप मुझसे दूर जा रहे हैं, ना आप मेरे पास हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। जब उन लड़कियों को देख रहे थे, बोलिए ना मिनोएल, कौन हूँ मैं। दामिनी के सवालों ने मिनोएल को परेशान कर दिया था। मिनोएल पीछे मुड़ा और कहा, बीवी हो तुम मेरी, और उसे अपने सीने से लगा लिया। दामिनी ने लंबी आहें भरते हुए कहा, अगर मैं बीवी हूँ तो आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं। आपकी आंखों में ये हिचकिचाहट कैसी। आप उन लड़कियों को उन कपड़ों में देख सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ भीगता हुए देखकर आपकी आंखें झुक गई। क्यों मिनोएल, बोलिए ना क्यों।
मिनोल ने अपनी आंखें बंद की और कहा दामिनी, और कहा लिटिल बर्ड, तुम जानती हो मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरे पास मेरी पावर है। मैंने कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पावर किसी को तकलीफ दे। दामिनी ने अपना सिर उठाया और मिनोल की काली आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो आपकी अपनी हूँ ना, तो मुझे दर्द देने से आप पीछे क्यों जा रहे हैं? मैं बीवी हूँ ना, तो फिर? मिनोल ने दामिनी को अपने सीने से लगाया और उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जो कोई देखे तो डर जाए। उसकी आंखें पल में लाल हो गई। उसने इविल स्माइल करते हुए कहा, मेरे तुम्हें वहाँ आज ले जाना सक्सेसफुल रहा। जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा हुआ। मैं तुम्हें अपने आप से जितना दूर करूँगा तुम मेरे उतने ही करीब आओगी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। मिनोल के अंदर बुन रहे इस जाल में दामिनी फंस रही थी। मिनोल ने उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में लेकर आ गया। बड़े ही प्यार से उसे दामिनी के बेड पर बिठाया और उसे खुद उसके सामने बैठते हुए कहा, अपनी टॉप निकालो। दामिनी सिर झुकाए हुए बैठी थी। मिनोल दामिनी के पीछे गया और धीरे धीरे उसकी जिप खोलने लगा। जिप जैसे जैसे खुल रही थी मिनोल की आंखें बड़ी होती चली गई, क्योंकि दामिनी की बैक लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बैक पर किसी ने अंगारे रखे हों। दामिनी की स्किन इतनी सेंसिटिव कैसे थी, यही बात मिनोल को परेशान कर रही थी। तभी उसकी नज़र दामिनी के ब्रा पर गई। उसके निशान दामिनी के बैग पर पड़े थे। मिनोल ने हाथ आगे बढ़ाया और एक झटके में उसके हुक को खोल दिया। मिनोल जैसे ही हुक को खोला उसने देखा कि ब्रा की स्ट्रिप दामिनी के बैग पर ऐसे जख्म बन गए हैं जैसे किसी ने लोहे की रॉड रखी हो। मिनोल ने अपने आप से कहा, ये कोई आम लड़की नहीं हो सकती। ये सच में कहीं निरी ही तो नहीं, उसका पुनर्जन्म। मिनोल झुका और उसे जैसे ही दामिनी के बैग पर फूंक मारी, दामिनी की चीख निकल गई, आह! मिनोल भी एकदम से शर्म हो गया, क्योंकि उसे बस फूंक मारने से दामिनी की बैग से खून निकलने लगा। मिनोल ने जैसे ही अपनी फूंक अपने हाथों पर किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें इतनी गर्म हैं जैसे दहकते लोहे गर्म होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, कायावी कहाँ हो? लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी उसने गुस्से में कहा, कायावी। तभी उसे एक आवाज़ आई, यस डेविल। मिनोल ने कहा, अपनी शीत शक्ति का इस्तेमाल करो मेरे ऊपर। तभी कायावी ने कहा, लेकिन क्यों? मैं अपनी शीत शक्ति का इस्तेमाल आप पर कैसे करूं? मिनोल ने गुस्से में कहा, जितना कहा है उतना करो, सुनाई नहीं दे रहा? अपनी शीत शक्ति का इस्तेमाल करो। कायावी ने धीरे से कहा, ठीक है। और थोड़े ही पल में वहाँ का माहौल इतना ठंडा हो गया जैसे वहाँ बर्फ़ गिर रही हो। मिनोल ने अपने हाथों को जैसे ही दामिनी के बैग पर रखा, दामिनी ने आहें भर ली। इस वक्त मिनोल के हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडे थे। मिनोल के टच से दामिनी पिघलती जा रही थी। मिनोल ने उसके बैग पर अपने हाथों को फेर रहा था, जिससे दामिनी के जख्म बढ़ते ही जा रहे थे। मिनोल के होठों पर अब भी वही डेविल स्माइल थी। कायावी जो उस रूम में थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, ये देख उसका तन बदन जल रहा था। वो मिनोल उसकी पावर से बहुत ही प्यार करती थी। मिनोल के करीब जाने वाली हर एक लड़की को उसने मौत के झरने में डुबो दिया था। आज दामिनी को मिनोल के करीब दे गुस्से में कहा, काश मैंने तुम्हें उस दिन मारने से ना बचाया होता तो आज तुम इतने करीब नहीं होती। मिनोल दामिनी के सामने और कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना कह उसने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। वहाँ का माहौल बहुत ही ठंडा था। दोनों एक दूसरे के शबनमी एहसास में घुल रहे थे। दामिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। दामिनी के धड़कते दिल की आवाज़ मिनोल के कानों में एक ऐसी धुन की तरह लग रही थी कि जैसे वो उसकी धड़कनों की आवाज़ को सुकून ढूंढने लगा हो। सुकून ढूंढते ढूंढते वो इतना वायरली किस करने लगा कि उसे एहसास नहीं हो रहा था कि उसकी डेविल शक्तियाँ जाग रही हैं। उसकी आंखें लाल और उसके लाल फेदर हवा में लहरा रहे थे। कायावी दूर से देख एक झटके में कहा, डेविल। उसे लगातार आवाज़ दे रही थी, लेकिन मिनोल वो तो दामिनी के एहसासों में ऐसे खोया था जैसे आज उसका और दामिनी का अंत हो। कायावी ने एक झटके में मिनोल को तेजी से चीखा, डेविल। कायावी की चीख ने मिनोल को होश में और एक झटके में दामिनी से दूर होते हुए लंबी सांस ली और कहा, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना क्या वो कमरे से बाहर निकल गया। आसमान में काले पंख, काली आंखों और लाल होठ लिए हुए कायावी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन को मिनोल ने अपने हाथों में दबोच रखा था। मिनोल ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाज़त के बिना मेरे दिमाग में आने की? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उसके बाद भी तुमने मेरे अंदर झांकने की हिम्मत कैसे की?
मुझसे दूर रहो, इतना दूर कि तुम्हारी परछाई भी मेरे परछाई से ना टकराए। कायाबी की गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन कायाबी ने किसी तरह कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगी। मिनोइल ने अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, मैं मार दूंगा तुम्हें, ये तुम अच्छे से जानती हो। मेरे मकसद और मेरे बीच में कोई आएगा तो अपनी जान से जाएगा। इतना क्या, उसने कायाबी को उठा के फेंक दिया और नीचे उतरते हुए कहा, मुझे कहीं और जाना होगा। मिनोइल दामिनी के पास आया और कहा, लिटिल बर्ड, मेरे साथ चलना चाहोगी? दामिनी अपनी नीलमणि आंखों से देखते हुए कहा, आप कहाँ चाहें, आप जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। मिनोइल जैसे ही ये सुना, उसने दामिनी की कमर पकड़ी और उसे हवाओं में लेकर गायब हो गया। सुनहरी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ इतने झरने गिर रहे थे, तितलियां खुशी से पंख फैलाए उड़ रही थी। झरने से गिर रहे पानी की आवाज़ में एक सुकून था। चारों तरफ रंग बिरंगे पहाड़, जमीन पूरी गुलाबों से भरी हुई थी। बादल ऐसे थे जैसे वो आपस में बातें कर रहे थे। मिनोइल दामिनी को अपनी बाहों में लिए हुए उतरा। अपनी शक्तियों से उसने दामिनी को पूरा बदल दिया। दामिनी के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। दामिनी ने लाइट पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था जो पूरे मखमली से ज़मीन पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नीली हो गई थी। उसका चमकना ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा चमक रहा हो। उसके पंखुड़ी होठ ऐसे लाल थे जैसे गुलाब अभी अभी खिला हो। दामिनी अपने आप को देख रही थी। दामिनी का गाउन फेदर का था जो उसकी पूरी बैग खुली हुई थी। तभी दो पंछी चींची करते हुए अपने साथ ढेर सारे पंछी को लेकर आए। इन सभी पंछियों ने अपनी चोंच में बेहद खूबसूरत सा ताज पकड़ा हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत से फूलों से बना हुआ था। उन पंछियों ने जैसे ही उस ताज को दामिनी के सिर पर अपने रखा, दामिनी के होठों पर मुस्कान तैर गई। तभी वहाँ नीली रोशनी हुई और सफ़ेद पंख फैलाए ढेर सारे लोग वहाँ उतरे। उन्हें देख मिनोइल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो आकाश लोक के देव हैं, इनका यहाँ क्या काम? मिनोइल जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने को हुआ, उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया और कहा, दामिनी, यहाँ आइए बेटा। दामिनी अपनी आंखें बड़ी कर उन्हें देख रही थी। उनकी नज़र उनके सफ़ेद पंखों पर थी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। मिनोइल ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी, वो दामिनी को देखते हुए अपने मन में कहा, तो ये आकाश लोक की छोटी राजकुमारी दामिनी है, हवाओं और पानी का रुख बदल देने वाली दुनिया की सबसे वंडर पावर दामिनी है ये सोच उसके होठ पर इविल स्माइल आ गई और वह दामिनी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, लिटिल बर्ड। तभी उस आदमी ने फिर कहा, दामिनी, दूर हो जाइए उस इंसान से, वो एक डेविल है, वो आपको मार देगा बेटा। दामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कह रहा है। वो आदमी आगे बढ़ा और झटके में कहा, बेटा, मैं आपका पिता, आप मेरी दामिनी है, चलिए यहाँ से, इससे पहले ये आपको मार दे, आप मेरे साथ चलिए। यह आदमी कोई और नहीं, नलिन थे। दामिनी अपने हाथों को झटक दिया और कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अपने मिनोइल के साथ रहूँगी, ये मेरा प्यार है, मेरा मिनोइल है ये। नलिन जी दामिनी की बातों से शौक थे। वो समझ गए कि दामिनी उनके साथ अब नहीं जाएगी, वो डेविल की बातों में आ चुकी है। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही दामिनी के वजूद को जिंदा करने के लिए अपने हाथ की रोशनी उसकी तरफ करने को हुआ, अचानक से मिनोइल ने दामिनी को हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर दिया, जिससे दामिनी की शक्तियाँ उससे टकरा गई, जिसे मिनोइल सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से खून बाहर आ गया। उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। वो अपने घुटने पर बैठ गया। मिनोइल को ऐसी हालत में देख दामिनी चीख उठी और जल्दी से उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मिनोइल, आप ठीक तो हैं? मिनोइल ने दामिनी के हाथों को पकड़ा, कहा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। यही वजह थी कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखता था। मैं जानता था कि अगर तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारे पिता तुम्हें मार देंगे। मैं अपने प्यार को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। दामिनी ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, ये मेरे पिता है? मिनोइल ने अपनी पलकें झपका दी और कहा, हाँ, ये तुम्हारे पिता हैं, जिन्हें लगता है कि मैं डेविल हूँ, पर सिर्फ तुम जानती हो कि मैं डेविल नहीं हूँ। इतना क्या, मिनोइल बेहोश हो गया। मिनोइल को बेहोश देख दामिनी ने उसे झकझोरते हुए कहा, मिनोइल, आँखें खोलिए। लेकिन मिनोइल ने अपनी आँखें नहीं खोली। वो होश में था, लेकिन उसे ऐसा जताया कि वो अपने होश खो चुका है। मिनोइल ने अपने मन में कहा, जब आकाश लोक ही आकाश लोक से बगावत करेगा तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। दामिनी खड़ी हुई गुस्से में कहा, आप अपने आप को मेरा पिता कहते हैं, जो अपने ही बेटी को यहाँ मारने आया है?
मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ से आए आपको वापस लौटना होगा। नलिन जी ने जैसे ही सुना उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर दामिनी की वजूद को उसके अंदर डालने के लिए एक बार फिर अपने हाथों को आगे किया और जैसे ही नीली रोशनी को वो गोला दामिनी के अंदर गया, दामिनी के मुंह से खून निकल बाहर गिरा। एक झटके में दामिनी हवा में उठी और काले कपड़े उसके चारों तरफ लहरा रहे थे। उसके बाल हवा के रुख बदल रहे थे। दामिनी तेजी से चीखी, आ! तभी वहाँ तेज कड़कड़ाहट हुई। आसमान पूरा चमक उठा। दामिनी की आंखें इतनी चमक रही थी कि कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। अचानक से उसके काले सफ़ेद पंख बाहर निकल हवाओं को अपने काबू में करने लगे। झरने की पानी उल्टा बहने लगा। वो गिरने के बजाय वापस जाने लगा। दामिनी के माथे पर एक बिजली का निशान था जो इस वक्त लाइट पिंक कलर का था और बहुत ही खूबसूरती से शाइन कर रहा था। दामिनी की शक्तियाँ उसके अंदर फिर से जिंदा हो रही थी, जिससे दामिनी जितनी बार चीखती वहाँ एक अजीब सी कड़कड़ाहट होती। दामिनी नीचे उतरी और मिनोल को देखते हुए कहा, मिनोल आंखें खोलो प्लीज़। नलिन ने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, दामिनी उनके सामने खड़े होते हुए कहा, रुक जाइए डैड, मैं मिनोल से प्यार करती हूँ। आपने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया, मेरे साथ दगाबाजी की थी। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी बच्चा कैसे पृथ्वी पर रहेगी। आप जानते थे पृथ्वी वाले के पास दिल नहीं होता, फिर भी आपने मुझे मेरी पावर छीन ली, मेरा सब कुछ, मेरी यादें मिटा मुझे पृथ्वी पर फेंक दिया। अगर मिनोल नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती। मैं आपसे, आकाशलोक से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। दामिनी का इतना कहना था कि नलिन जी ने चीखते हुए कहा, दामिनी, वो एक डेविल है। दामिनी ने मिनोल की तरफ देखा जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने बेजान सा पड़ा था। दामिनी ने हंसते हुए कहा, डेविल? अगर वो डेविल होता ना तो आपको छोटे से वार से वो इस तरह जमीन पर ना पड़ा होता, आपसे मुकाबला करता। नलिन आगे आया, कहा, दामिनी, मेरा यकीन कीजिए, वो डेविल है। दामिनी ने चीखते हुए कहा, आपका यकीन करूं, जिसके लिए उसकी बेटी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, जिसके लिए मैं सिर्फ एक हथियार हूँ आकाशलोक बचाने के लिए। मैं मिनोल से प्यार करती हूँ। अगर वो डेविल है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। दामिनी की बातें सुन नलिन जी के कदम पीछे हो गए। नलिन जी ने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए कहा, आप बहुत पछताएंगी। आप एक डेविल पर भरोसा कर रही हैं, वो आपको मार देगा। वो आपसे प्यार नहीं करता, बस उस मोती को जीवित करना चाहता है जो उसने 30 साल पहले हासिल की थी। वो प्यार नहीं करता। एक डेविल कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डेविल है। डेविल की फितरत होती है लोगों को मारना, उन्हें प्यार करना नहीं। आप उसकी तरफ बढ़ता एक एक कदम आकाशलोक को जला के राख कर देगा। ये लोग आज तक आपकी इज्जत करते आया है, वो आपसे नफरत करने लगेंगे। दामिनी के पीछे मिनोल बेहोशी का नाटक करते हुए अपने मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। उसका लगाया गया निशाना सीधे निशाने पर लग गया था। दामिनी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मेरा प्यार कभी भी आपको दर्द नहीं देगा। मैं वादा करती हूँ अगर मिनोल डेविल हुआ भी तो वो अपने प्यार को कभी हर्ट नहीं करेगा। मुझे पूरा भरोसा है मिनोल मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। नलिन जी ने जाते जाते कहा, बहुत पछताएंगी आप, बहुत। आप शैतान पर भरोसा करके अपने पिता को छोड़ रही है। ये कह नलिन जी वहाँ से चले गए। दामिनी मिनोल के पास गए, उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिनोल उठ ही नहीं रहा था। दामिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को जैसे ही आगे किया, उसके हाथों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी शक्तियों को मिनोल के ऊपर जैसे ही किया, मिनोल की बॉडी के अंदर एक आग लग गई, क्योंकि दामिनी की पावर इतनी पावरफुल थी कि उसकी शक्तियों का सामना करना मिनोल के बस की बात नहीं थी। मिनोल को ऐसा लग रहा था कि उसकी आग उसी को जला के राख कर देगी। मिनोल ने अपने मन में तेजी से कायावी को बुलाया, कायावी, लेकिन कायावी कोई जवाब नहीं दिया। मिनोल के अंदर की एक एक नसें जैसे फट रही थी। इससे पहले वो ड्रैगन में बदलता और उसका बुना हुआ प्रेम जाल टूट जाता। उसने दांतों के पीसते हुए कहा, कायावी। कायावी ने जल्दी से अपनी शीत शक्तियों से मिनोल को कवर कर लिया। मिनोल ने कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों की कायावी? कायावी ने कहा, मुझे मारने के बाद मुझसे ये सवाल करने का सोच भी कैसे रहे हैं आप? मिनोल ने अपने मन में कहा, बकवास बंद करो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। मिनोल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, दामिनी ने अपनी पावर को रोक दिया और उसे अपने बाहों में लेते हुए कहा, मिनोल, आपने मेरी जान ले ली, और उसे अपने सीने से लगा लिया। हवेली समर का रूम।
पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ था। चारों तरफ बस खून की खून थे। समर बाहर पत्रलेखा जी को समझाने में लगा था, माँ जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तभी पत्रलेखा जी ने कहा, अगर वैसा नहीं है तो उसे इसी वक्त घर से बाहर निकालो। कौन है, कहाँ से आई है, किस स्टेटस से है, कुछ भी पता नहीं। मॉम आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम बस एक दोस्त हैं। तभी पत्रलेखा जी ने कहा, दोस्त? दोस्त एक दूसरे के बाहों में ऐसे सोए हुए थे और आपकी दोस्ती पूरी रात आपके साथ थी और इस वक्त आप टावल के आपके पेट पर है। समर ने लंबी सांस ली और कहा, मॉम मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना, मैं और वो बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। इतना क्या, वो जैसे ही रूम में गया उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि रूम में फ्लोर पर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां खून के धब्बे नहीं थे। समर उन धब्बों को देख समर ने चीखते हुए कहा, यानली। यानली बालकनी में खड़ी बाहर इधर उधर देख रही थी। समर जल्दी से अंदर आया और यानली को देखते हुए कहा, यानली। समर को इतनी तेजी से चीखने से की वजह से यानली तुरंत पलट गई और कहा, क्या हुआ स्नेल, आप चीख क्यों रहे? लेकिन अचानक से एकदम से खामोश हो गई, क्योंकि वो स्नेल कहकर बुलाया था। समर जल्दी से उसके पास आया, कहा, तुम्हें कहाँ चोट लगी, बताओ, खून कहाँ से आया? यानली ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसा खून? तभी समर की नज़र यानली के रुई जैसे पैरों पे गई जहाँ खून निकल रहा था। समर ने देखते हुए एक झटके में यानली के अपनी बाहों में उठा लिया और गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पैरों में चोट लगी और तुम ऐसे घूम रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानली समर को देखते हुए देख रही थी। समर की आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। समर ने यानली को बेड पर बिठाया तो उसकी नज़र यानली के रुई जैसे पाँव के पंजे पर गई जहाँ कांच के टुकड़े चुभे हुए थे, लेकिन यानली फेस पर फिर भी दर्द की एक भी लकीरें नहीं थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ही पार्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल माई लिसनर।